हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण से है, मीन्स अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से। और यह तत्व विश्व के संपूर्ण जलवायु के साथ साथ भारतीय जलवायु को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, जिसका शीर्षक है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में जब हम लोग बातें करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हर तत्व की तरह यह आता है कि जेट स्ट्रीम क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और सबसे प्रमुख प्रश्न ये है कि इस जलवायु तत्व के ऊपर या जो जलवायु प्रक्रिया संपादित हो रही है, इसके संदर्भ में मानव की जिज्ञासा कब जागृत हुई। तो जब जलवायु तत्व हो या कोई भी पर्यावरणीय तत्व हो, उनकी ऐतिहासिकता पर जब बात करते हैं तो मौलिक ऐतिहासिकता की देखें तो इनका जन्म तो उसी दिन हो गया जब पृथ्वी पर्यावरण के उप अवयवों का विकास पूर्णतः हो गया। कहने का मतलब स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जयमंडल, तीन से संबंधित जितने भी प्रक्रम हैं वो संचालित होने लगे, यद्यपि उनकी आवृत्ति और तीव्रता में अंतर रहा होगा। तो ये जलवायु विज्ञान से संबंधित तत्व है। जलवायु विज्ञान का मतलब इसमें क्या होगा कि वायुमंडलीय अध्ययन हमें करना है वायुमंडलीय परिसंचरण का। तो जब से वायुमंडलीय परिसंचरण की प्रक्रिया शुरू हुई तब से ये तत्व विद्यमान रहा होगा। लेकिन मानव के जिज्ञासा में कब आया, मानव कब इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया, तो कहा जाता है कि किसी भी पर्यावरणीय तत्व के संदर्भ में जब मानव का ध्यान की बात होती है कि ध्यान कब गया, तो वो हमारी आवश्यकता के ऊपर निर्भर है। और आवश्यकताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जो आवश्यकता है इसका मतलब कि उसके अंतर्गत हम प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास जब जैसे विश्व आगे बढ़ता चला गया, जनसंख्या बढ़ती गई, तरह तरह की प्रक्रियाएं शुरू हुई, जैसे भू राजनीति। तो जलवायु विज्ञान में बहुत से तत्व भू राजनीति के अंतर्क्रिया का परिणाम है, जैसे कि वायु राशि। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वायु राशि, वातागर और चक्रवातों का की संकल्पना हमारे सामने आई। उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के समय जेट स्ट्रीम की संकल्पना सामने आई, यद्यपि जेट स्ट्रीम के संदर्भ में जो मानव की जिज्ञासा थी बहुत पहले ही आरंभ हो चुकी थी। लेकिन जो प्रसंग हुआ जेट स्ट्रीम का, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो प्रक्रियाएं चल रही थी, समय बीतता गया और अमेरिका भी युद्ध में क्या हुआ, शामिल हुआ, और जापान भी हुआ। तो जापान ने क्या किया, अमेरिका के हवाई द्वीप पर जो नेवल बेस है पर्ल हार्बर, उस पर आक्रमण शुरू किया। उसके जवाब में अमेरिका के B-29 बम वर्षक विमान जापान की ओर उड़ान भरने लगे। तब जब उड़ान भरते थे तो उनके पायलटों को, जो B-29 बम वर्षक विमान के पायलट हैं, उनको एक अदृश्य अवरोध का सामना करना पड़ता था। जब अमेरिका से यानी हवाई द्वीप से उड़ते हुए ये जापान की तरफ जाते थे तो उन्हें अवरोध का सामना करना पड़ता था, और जब वो जापान से अमेरिका की तरफ जाते थे तो उनकी स्पीड बढ़ जाती थी। तो उस समय जेट स्ट्रीम पर क्या हुई, बात हुई। और इसी दौरान जो जलवायु वैज्ञानिक कैंड्रू थे, उन्होंने जेट स्ट्रीम के विषय में स्पष्ट विवेचना प्रस्तुत की, और लगभग उसी समय कार्ल गुस्ताफ आर्विड रॉसबी ने इस संदर्भ में विशद विवरण प्रस्तुत किया। और यही कारण है कि जो जेट स्ट्रीम की तरंगें हैं जो लहरदार होती हैं उसको रॉसबी तरंग कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रक्रिया तो बहुत पहले शुरू हो गई। मानव जिज्ञासु है, जिज्ञासा बस हर पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को देखता है, हर पर्यावरणीय प्रसंग को देखता है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति दूसरी दूसरी होती है। लेकिन जो अभिक्रियाएं होती हैं या जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो विशुद्ध रूप से प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं या प्राकृतिक क्रियाओं से ही जुड़ी होती हैं, और मानव खुद में प्राकृतिक अवयव है। इस संदर्भ में देखा जाए तो 1883 में एक ड्रेस्टिक नेचुरल एक्टिविटी हुई, त्वरित प्राकृतिक प्रक्रिया हुई, जो कि सडन इंडोजेनेटिक फोर्स पर आधारित थी। अब आप समझ गए होंगे सडन इंडोजेनेटिक फोर्स अर्थात या तो भूकंप या तो ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी था 1883 में जब सुंडा जल संधि के पास क्राकाटोवा का विस्फोट हुआ, तो उसकी विस्फोट कितना प्रचंड था कि इसकी आवाज हवाई द्वीप तक या मैग्नल जल संधि तक
तुर्की तक सुनी गई है। और भयंकर इसमें से स्मोक, कहने का मतलब जो वल्केनिक इरप्टेड मटेरियल थे, किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गए और ऊंचाई देखा जाए तो कई किलोमीटर ऊपर तक चले गए। तो जो उसमें से धुआं निकला था, वो धुआं, वहां के विद्वानों ने क्या देखा कि ये धुआं जो है पश्चिम से पूर्व की ओर लहर के रूप में चल रहा है। तो क्राकातोवा के समय जो स्मोक निकला, क्राकातोवा ज्वालामुखी के विस्फोट के समय जो स्मोक निकला, वो लहरदार रूप में पश्चिम से पूरब की ओर जाने लगा। तो लोगों में जिज्ञासा आई, लेकिन यह व्यक्ति उस स्तर पर नहीं गई। क्रम बीतता चला गया, भूगोल का विकास भी हो रहा है हर क्षेत्र में, लेकिन जो बातें जेट स्ट्रीम के संदर्भ में आई, तो वो दूसरी जो प्रसंग आया जेट स्ट्रीम के संदर्भ में क्राकातोवा के बाद, वह 1920 में जब फ्यूजियामा का विस्फोट हुआ। फ्यूजियामा कहाँ है? माउंट फ्यूजी, जापान में। तो जापान के मौसम वैज्ञानिक वासाबुरो ओइशी ने इन तरंगों को देखा कि वहां के जो स्मोक है वह भी पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। फिर 1933 में अमेरिकन विद्वान जो कि मौसम वैज्ञानिक भी हैं और पायलट भी हैं, बिली पोस्ट ने इस प्रकार के प्रवाह की बात की थी। उसी दौरान जो रिसर्च और खोज का, कहने का मतलब एक तरह से डिस्कवरीज हो रही थी, इन पर ध्यान आकर्षित हुआ जेट स्ट्रीम के ऊपर। तो जब जर्मनी के महान विद्वान थे हेनरिच सिनकोप, इन्होंने जर्मन भाषा में इस परिघटना को समझाने की कोशिश की, जिसको नाम दिया गया जेट करेंट। फिर अंततः जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, उसी समय अमेरिकन विद्वान रीड ब्रायन ने इसके ऊपर अपनी विवेचना प्रस्तुत की। तो ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, रीड ब्रायन ने दिया। अब उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इस प्रवृत्ति का अध्ययन किया गया, जो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी ऊपरी वायुमंडलीय जो परिसंचरण है, अध्ययन किया गया, तो इसके स्वरूप को क्या बताया गया? बताया गया कि जेट स्ट्रीम सामान्यतः 6 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाला जेट स्ट्रीम 6 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पश्चिम से पूरब की ओर संचरित होने वाला एक वायुपुंज है, जिसकी स्पीड, कहने का मतलब जो इसकी गति अधिकतम 480 किलोमीटर और न्यूनतम 24 किलोमीटर और औसत बताया गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 480 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम, न्यूनतम 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर इसका औसत बताया गया। जहां तक ऊंचाई और इसकी जो प्रवृत्ति है, इसमें ऋतुवत विचलन देखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, शीत ऋतु में क्या हो जाती है? नीची हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ग्रीष्म ऋतु में यह अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रवाहित होता है और शीत ऋतु में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर प्रवाहित होता है। इसलिए अलग अलग विद्वानों ने ऊंचाई के संदर्भ में अलग अलग बातें कही हैं। अब देखो, जैसे कहा गया कि जेट स्ट्रीम एक वायुपुंज का प्रवाह है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। अब सवाल ये है कि यह प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब विंड, कहने का मतलब जब कहीं पवन का संचलन होता है, तो वहाँ वायुदाब प्रवणता होती है। क्या होती है? वायुदाब प्रवणता होती है। तो वायुदाब प्रवणता का मौलिक कारक क्या है? तो सबसे पहले इसके प्रवाह वाले स्थल को आप देखो। स्थल मतलब जो जगह है, स्थल नहीं, जगह क्या है? तो ये है क्षोभ सीमा। जब वायुमंडल की लेयर को हम देखते हैं तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो यह जो इस ट्रोपोस्फीयर है, तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी भाग में और स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में जो संक्रमणीय पट्टी है लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी, जिसको ट्रोपोपाज या क्षोभ सीमा कहते हैं, उसके आसपास से होकर ही गुजरता है। तो वहां पर क्यों गुजरता है? तो मौलिकता को ध्यान देना। जब हम क्षोभ मंडल में भू सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, कहाँ? भू सतह से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो क्रमशः तापमान में कमी होती है, जिसको हम कहते हैं सामान्य तापमान ह्रास दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, जो कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो क्षोभ सीमा के क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग यानी क्षोभ सीमा तक पहुंचते पहुंचे तापमान जो
सतह पर औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, वह घटकर कितना हो गया -82 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे क्षोभ सीमा से ऊपर जाते हैं, जो स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन मंडल वाला क्षेत्र है, वहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो -82 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने के कारण यहाँ पर प्रचंड वायुदाब प्रवणता विकसित होती है, जिसके कारण यहाँ हलचलें शुरू होती हैं। यानी कहने का मतलब कि वायुमंडलीय पवनों का संचलन होगा, वही जेट स्ट्रीम है। लेकिन इसके विकास के संदर्भ में और बातें हैं, जो मौलिक बातें वैज्ञानिकों ने बताया। वो बातें क्या है कि जैसे हम अगर पृथ्वी को देखते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान लें कि जब सूर्य की किरणें गिरती हैं, इंसोलेशन से पृथ्वी क्या होती है, हीट होती है। सूर्य की किरणें जब आती हैं शॉर्ट वेवलेंथ के माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो पूरा हीट होता है। और सूर्य की किरणों का जो झुकाव सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कहने का मतलब कहाँ गिरती हैं, तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो 40 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग जो पृथ्वी का वो गर्म होता है। और उसके बाद जब उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ने लगते हैं 40 से 90 की तरह, तो धीरे धीरे शीतल होने लगता है, क्योंकि दोनों ही गोलार्धों में इंसुलेशन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस क्रम में अगर हम देखते हैं सामान्य रूप से, तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो वायुमंडल का तापमान होता है, जो भूसतह से लेकर, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। वायुमंडल कहने का मतलब कि जो 40 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का मध्य अपेक्षाकृत गर्म है। और जब उच्च अक्षांश की तरफ हम जाते हैं 40 डिग्री से उत्तर या दक्षिण, तो धीरे धीरे इंसुलेशन की कमी के कारण, यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन वो तो कम हो जाता है और आउट गोइंग ज़्यादा हो जाता है। उष्णकटिबंध में विपरीत है, जब आउट गोइंग ज़्यादा हो गया तो पृथ्वी की सतह क्या होती है, शीतल हो जाती है। और ध्रुवों तक बढ़ते बढ़ते स्थिति और क्या होती है, तीव्र हो जाती है। तो ध्रुवों पर हम क्या देखते हैं कि सतह पर जो सतह होती है वो काफ़ी शीतल होती है। जब शीतल होगी तो वहाँ क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। और सतह से जब ऊपर उठते हैं तो तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ध्रुवों के आसपास जो टेम्परेचर लैप्स रेट है वो नकारात्मक हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तापक्रम व्युत्क्रम टेम्परेचर इन्वर्जन। तापक्रम व्युत्क्रम या टेम्परेचर इन्वर्जन। और यही कारण है कि वहाँ पर वर्ष भर कोहरा की स्थिति रहती है। तब वहाँ पर नीचे क्या हुआ, तापमान कम हुआ और एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब वायुमंडल जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ रहा है, तो वहाँ सामान्य प्रवृत्ति क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो ये प्रवृत्ति आ गई। और जब शीत ऋतु आ जाती है तो ये और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। कहने का मतलब शीत ऋतु आते आते तो वहाँ की सतह और ज़्यादा शीतल हो गई और वायुमंडल उसकी अपेक्षा क्या हो गया, गर्म हो गया। और वहाँ पर पृथ्वी जब घूर्णन गति कर रही है तो ध्रुवों के चारों तरफ एक परिध्रुवी भंवर विकसित हो जाती है। क्या विकसित हो जाती है, परिध्रुवी भंवर विकसित हो जाती है, सरकम व्हर्ल विकसित हो जाता है। और जैसे जब शीतकाल आता है तो उसमें तीव्रता आ जाती है। और जैसे वो विकसित हुई तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम आते हैं उत्तरी गोलार्ध में, कहने का तात्पर्य ध्रुवों से लेकर जब विषुवत रेखा की ओर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर परिस्थिति क्या होती है कि निम्न वायुदाब होता है। वहाँ यहाँ की विपरीत परिस्थिति हो गई। तो जैसे वो परिस्थिति आती है कि वहाँ तो चक्र उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, तो निम्न वायुदाब वहाँ के वायुमंडल के ऊपर वाले भाग में भी है और नीचे क्या हुआ, उच्च वायुदाब। तो वहाँ चक्रवाती प्रक्रिया विकसित हो जाती हैं और उसी चक्रवाती प्रक्रिया के कारण भंवर विकसित होती है। और ये भंवर जो पृथ्वी की घूर्णन गति उसके सापेक्ष चलती है तो पश्चिम से पूरब की ओर गति करने लगती है। और जब ये पश्चिम से पूरब की ओर गति करने लगती है और जैसे जैसे ये शिफ्ट होती है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर जो है ध्रुवों के आसपास उच्च वायुदाब है और जैसे विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं निम्न वायुदाब है, तो हवाएं क्या होगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है, परिसंचरित होने लगती हैं।
तो जैसे वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है, विसर्प का रूप लेती है। भंवर किसका रूप ले लेता है? विसर्प का। और जब विसर्प का रूप लेने लगता है, जब विसर्पित होती है, तो उसको कहा जाता है रौशबी तरंग। क्या बोलते हैं? रौशबी तरंग। और शीतकाल में यह भंवर बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि शीतकाल में जेट प्रवाह का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। शीतकाल में यह जो भंवर है मियांडरिंग करने लगी, विसर्प करने लगी, यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या करती है? अपने प्रभाव को छोड़ती है। अर्थात जो रौशबी तरंगे हैं ध्रुवों से बढ़ते बढ़ते 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आ जाती हैं उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सीधा प्रवाह है, सीधा प्रवाह, तो सीधा प्रवाह से जो लहरनुमा प्रवाह होता है, कहने का मतलब जब जेट स्ट्रीम सीधे मार्ग का अनुसरण करती है और धीरे धीरे वो लहरदार मार्ग का अनुसरण करने लगती है, तो सीधे मार्ग की स्थिति से लहरदार मार्ग की स्थिति की जो अवधि होती है, जो समय होता है, उसको सूचकांक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स साइकिल। और जो ये इंडेक्स साइकिल है, सूचकांक चक्र है, वैज्ञानिकों के अनुसार ये 4 अवस्थाओं में होकर गुजरता है। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि ये लहर सीधी चलती है। जब सीधी चलती है तो अगर उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में हम लेते हैं तो उत्तर की ओर क्या हुआ? जो ध्रुवों की तरफ है उच्च वायुदाब, तो उच्च वायुदाब का मतलब शीतल वायु राशि है, और दक्षिण की ओर क्या हुआ? वाम वायु राशि है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे उपध्रुवी क्षेत्र में हम आते हैं और उपध्रुवी क्षेत्र को क्रॉस करते करते हम यूरोप के ऊपर आ गए। यूरोप का अगर उदाहरण लिया तो शीतोष्ण कटिबंध में, तो यहाँ पर वाताग्र बन जाता है। इस तरह से जेट स्ट्रीम जा रही है सीधी होकर, तो इधर उत्तर मान लिए तो इधर क्या होगी? ध्रुवीय पवन है तो शीतल वायु राशि, और इधर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का प्रभाव होता है तो वाम वायु राशि। या ये मान लो अगर पवन के संदर्भ में हम लेते हैं तो यहाँ क्लियर करना, यहाँ से ध्रुवीय पवन आ गई और इधर से पछुआ पवनें गई, तो दोनों के बीच में एक संक्रमणीय लेयर बनती जिसे वाताग्र कहते हैं। तो वाताग्र का जनन हो जाता, फ्रंटोजेनेसिस हो जाती है। और यह फ्रंटोजेनेसिस या वाताग्र जनन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के आधार होते हैं। क्या होते हैं? बेसिस फॉर द टेम्परेट साइक्लोन। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 40 से 60 अक्षांशों के मध्य यहाँ वर्ष भर चक्रवाती दशा देखी जाती है। कौन सी चक्रवाती? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती दशा। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सबसे ज्यादा तीव्रता कब प्रदर्शित करते हैं? शीत ऋतु में, क्योंकि शीत ऋतु में जो शीत वायु राशि होती है आक्रामक होती है और जेट प्रवाह का भी प्रभाव होता है। तो प्रथम अवस्था में तो ये हुआ। द्वितीय अवस्था में शीतोष्ण कटिबंध की तरफ जब आई तो लहरदार हो जाएगी। जब लहरदार हो जाएगी तो इसको कहेंगे रौशबी तरंग। और प्रथम और द्वितीय अवस्था में जो उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब की जो स्थिति बनी हुई है, अर्थात एक तरफ उच्च वायुदाब एक तरफ निम्न वायुदाब, इसका मतलब कि वायुदाब प्रवणता है, तो वायुदाब प्रवणता का जो स्वरूप है ना, बैरोमेट्रिक जो स्लोप बन रहा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, उसमें जो विचलन देखा जा रहा है उत्तर और दक्षिण। लेकिन जैसे हम तीसरी अवस्था में जाते हैं तो तीसरी अवस्था में और लहरदार हो गई, ये उपोष्ण कटिबंध की तरफ आ गई, लहरदार हो गई। तो उस समय क्या होता है कि जब ऐसे हो जाती है, अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं, इस तरह हो जाती है, तो यहाँ पर जो प्रेशर विकसित होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है, पश्चिम पूरब हो जाता है। और तीसरी अवस्था के बाद जब अति वक्राकार हो जाती, अति विसर्प ले लेती है, तो चौथी अवस्था में जाती है। और चौथी अवस्था में क्या होता है कि जब ये लूप बन जाते हैं जेट स्ट्रीम के, मान लो ऐसे, तो एक लूप जो नीचे की तरफ है, दूसरा लूप ऊपर की तरफ, ऊपर बोले तो उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, तो वहां पर प्रति चक्रवात और चक्रवात जैसी प्रक्रियाएं विकसित हो रही, प्रति चक्रवात भी विकसित होगा, चक्रवात भी विकसित होगा। उस समय क्या होती है कि ये जेट स्ट्रीम टूटने लगती है, टूटकर चक्रवाती प्रति चक्रवाती प्रवृत्तियों को जन्म देने लगती है, जिससे वो कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, उसका अस्तित्व समाप्त होने लगता है। तो इस तरह से इनका विकास होता है। अब जहां तक जेट स्ट्रीम का प्रकार है, तो जेट स्ट्रीम के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो एक तो ध्रुवीय क्षेत्र में विकसित हो रही है जेट स्ट्रीम, जब परिध्रुवी भंवर बन रही है या उपध्रुवी। फिर इसके बाद जैसे शीतोष्ण कटिबंध में आ रही है तो वहां पर वाताग्री जेट स्ट्रीम बन रही है, जहां की क्या वाताग्र को जन्म देती है और शीत ऋतु में वाताग्र की तीव्रता को तीव्र कर देती है।
तीव्रता को क्या करती है, और तीव्र करती है। तो इसके कारण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जो कि वहाँ की जलवायु को पूर्णतः नियंत्रित करती है। अगर ये जेट स्ट्रीम में कोई विचलन होता है तो वहाँ की चक्रवातों की प्रवृत्ति में भी विचलन होता है। तो दोनों ही गोलार्धों में जहाँ स्थलीय भाग हैं वहाँ पर 40 से 60 अक्षांशों के मध्य जो जलवायु है, जलवायु कौन सी है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु नाम दिया गया, ब्रिटिश तुल्य जलवायु जो, और वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं जो कि पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर या जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं और ये पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इन्हीं के प्रभाव के आधार पर वहाँ अर्थव्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं क्या होती हैं, विकसित होती हैं। तो इस तरह से पता चल गया कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी जेट स्ट्रीम वहाँ की सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर रही है। जब तीसरे प्रकार में आते हैं तो उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो कि भारत के ऊपर से चलती है। तो इसकी स्थिति क्या होती है, मौलिक स्थिति क्या है, इसमें विचलन होता है। शीत ऋतु में ये 20 से 35 अक्षांश के मध्य चलती है। शीत ऋतु में ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चलती है और शीत ऋतु को पूर्णतः नियंत्रित करती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, 35 से 45 पर चलती है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में मानसून नियंत्रित होती है, आगे अभी हम बात करेंगे। तो ये पूर्णतः क्या करती है, जो उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मौसमी परिघटनाओं को नियंत्रित करती है और भारत में तो पूर्णतः जलवायु को नियंत्रित करती है, मानसूनी जलवायु को। चौथी जो है वो पूर्वा जेट स्ट्रीम है जिसकी उत्पत्ति सामयिक होती है, मानसून के समय होती है और इसकी उत्पत्ति का मौलिक कारक है तिब्बत का पठार, जो अभी आगे हम देखेंगे। और पांचवी जो जेट स्ट्रीम है वो अस्थायी प्रकार की जेट स्ट्रीम है जो कि विश्व में अनेक जगह उत्पन्न होती है, जैसे कि सोमालिया के देखें, जैसे मान लिया कि ये पृथ्वी है, तो आपसे मेरी बात क्या हुई, बात ये हुई कि मान लो ये 40 अंश उत्तरी अक्षांश है और 40 अंश दक्षिणी अक्षांश है। सपोज दैट 40 डिग्री नॉर्थ है और 40 डिग्री क्या हो गया, साउथ हो गया। तो यहां पर इनकमिंग सोलर रेडिएशन ग्रेटर देन आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो सूर्य से विकिरण आ रहा है उसकी मात्रा पार्थिव विकिरण से क्या ज्यादा है, तो ये भाग गर्म होते हैं। लेकिन जैसे हम उत्तर या दक्षिण में जाते हैं तो यहां पर क्या होता है, 40 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ग्रेटर देन सोलर रेडिएशन। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो पार्थिव विकिरण है सौरिक विकिरण से ज्यादा होता है तो ये भाग शीतल हो जाते हैं, और जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे सौरिक विकिरण की तीव्रता जो है या जो मात्रा है कम होती चली जाती है, तो ये भाग अत्यधिक शीतल हो जाता है। ध्रुवीय वाला भाग क्या हुआ, अत्यधिक शीतल हो गया और पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है तो सतह शीतल हो जाती है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो चक्रवाती प्रवृत्तियां क्या होती हैं, जन्म लेती हैं, और चक्रवाती प्रवृत्तियां जब जन्म लेती हैं तो इसके चारों तरफ जैसे बताया कि परिध्रुवीय चक्र विकसित हो जाएगा या भंवर। तो ये जेट स्ट्रीम पैदा हुई और परिध्रुवी चक्र आने कहने का मतलब एक तरह से सरकम पोलर वर्ल विकसित हो गया। कहने का मतलब परिध्रुवी भंवर विकसित हो गई, और यही भंवर अब चूंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर होता है तो इधर बढ़ने की कोशिश करती है। ये स्वाभाविक प्रकृति है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें जाएंगी, प्रेशर ग्रेडियंट बना। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट बना तो ये क्या होती है, लहरदार होने लगती है ऐसे, और जैसे द्वितीय अवस्था में लहरदार होंगी तो इसको रौसबी तरंग कहेंगे। फिर इसके बाद तीसरी अवस्था में और लहरदार हो जाएंगी, और चौथी अवस्था तक जब उपोष्ण कटिबंध में होती हैं तो ये जो होती हैं इनका एम्पलीट्यूड कहने का मतलब आयाम और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आती हैं तो जैसे मान लो इधर आई और ये इधर आए, तो यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि इससे घूमते घूमते यहाँ प्रतिचक्रवात विकसित हो गया, और यहाँ ऐसे घूमेगी तो यहाँ पर क्या होगा, चक्रवात, फिर यहाँ पर प्रतिचक्रवात, यहाँ चक्रवात, यहाँ प्रतिचक्रवात, यहाँ चक्रवात विकसित हो जाएगा, और ये तीव्रता से आगे बढ़ती चली जाती हैं, और इस अवस्था में आकर ये क्या होती है, विखंडित होने लगती हैं। तो जेट प्रवाह के निर्माण के लिए 4 अवस्थाएं, प्रथम द्वितीय तृतीय, और इसको हम आराम से देखते हैं। प्रथम
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्थाएं। क्लियर। अब इसको देखो, दूसरे डायग्राम पर हम देखने की कोशिश करते हैं। देखें यहां पर चारों अवस्थाएं यहां दिखा दी गई। एक एक अवस्था को बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूं। देखें, ये आपको अब दृश्य होगा, दिख रहा है। यहां पर क्या हुआ, इस तरह से जेट स्ट्रीम विकसित हुई। अब जेट स्ट्रीम विकसित होती, इसकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को यहां समझा दिया। यहां पर कोल्ड एयर मास है, यहां पर वार्म एयर मास है। जो ध्रुव की तरफ से आ रहा है ये क्या है, शीतल वायु राशि, और जो उष्ण कटिबंध से आ रही है उष्ण वायु राशि, जो वास्तव में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होगा। अब यहां पर मिलन हुआ। अगर इसको आप देखें और डिटेल भी जाएं तो क्या होगा, एक तरफ से यहां से क्या आ रही है, ध्रुवीय वायु राशि, और इधर से क्या आ रही है, पछुआ पवन। दोनों मिल गए, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिशन बेल्ट बना, जिसको क्या कहते हैं, वाताग्र। यहां फ्रंटोजेनेसिस हो गई। फ्रंटोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं, वाताग्र जनन। वाताग्रों का निर्माण हुआ, जिससे चक्रवात बनेगा। कौन सा चक्रवात यहां बनेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये सीधी हो गई। प्रथम अवस्था में क्या हो गया, सीधी। अब ये क्या करेगी कि उत्तर से दक्षिण प्रेशर ग्रेडियंट बन गया। क्या बन गया, प्रेशर ग्रेडियंट बोले तो वायुदाब प्रवणता। जब बन गई तो ये इधर की तरफ क्या होगी, स्थानांतरित होगी। तो आप देखें द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, द्वितीय अवस्था में ये देखें, ये मियांडरिंग करने लगी, रोशनी तरंग हो गई। अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने समझा दिया, इस तरह से हुई, थोड़ा और समझाया। तो यहां पर क्या होगा, जब ये लहरदार स्वरूप लेंगे, विसर्प लेंगे, तो इनके आयाम बढ़ जाएंगे, एम्पलीट्यूड क्या बढ़ जाएंगे, एम्पलीट्यूड क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और यहां पर पूर्णतः लहरदार होगी, और थोड़ी सी दक्षिण में क्या होगी, खिसक जाएगी। तो प्रथम और द्वितीय में वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो वायुदाब प्रवणता है वो तो उत्तर दक्षिण का स्वरूप लेती है। और तीसरी अवस्था तक जाते जाते देखें मियांडर एकदम स्पष्ट हो गया। अब यहां पर अब इधर से भी दबाव है, इधर से भी दबाव है। इधर से कौन सी वायु राशि आ रही है, उष्ण आ रही है, और इधर से कौन आ रही है, शीत आ रही है। तो जब वायु राशियों का दबाव पड़ता है तो यहां पर परिस्थिति क्या हो जाती है, मियांडरिंग करने लगती है। अगर कोई आपसे पूछे कि मियांडरिंग क्यों करती है, विसर्प क्यों बना, इस प्रश्न का उत्तर है कि इधर से शीत वायु राशि का दबाव है, जहां क्रामक वो होगी दबाएगी, और इधर से उष्ण वायु राशि का। तो आप देखो यहां पर क्या देखा गया कि जो आप ये देख रहे हो डेल्टा पी यानी प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट फर्स्ट और द्वितीय अवस्था में क्या देखा आपने, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ, इधर उच्च वायुदाब, इधर निम्न वायुदाब। लेकिन तृतीय अवस्था में स्थिति क्या आ गई कि जो वायुदाब हो रहा है अब पश्चिम पूरब हो गया। क्या हो गया, पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम से पूरब की ओर वायुदाब की परिस्थिति आ जाती है अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजी, जो मौसम वैज्ञानिकों ने बताया। क्लियर। अब इसके बाद जब हम इधर जाते हैं तो ये चौथी अवस्था आ गई। अब देखो चौथी अवस्था आई तो जो वहां मैंने बताया था वर्बली। अब यहां हम देखने की कोशिश करते हैं कि जब ये इधर घूमती है ऐसे, तो यहां से घूम जाएगी, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनेगी। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज, इधर फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर साइक्लोन एंटी साइक्लोन विकसित हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ से आई और इधर घूम गई, तो यहाँ क्या विकसित हो गया, एंटी साइक्लोन। क्या विकसित हो गया, एंटी साइक्लोन। यहाँ पर क्या विकसित हो गया, साइक्लोन, यानी प्रति चक्रवात और चक्रवात। तो ये क्रम चलता चला जाता है। और यहाँ पर जो ये चौथी अवस्था, इसमें जेट स्ट्रीम कमजोर होने लगती है। तो इस प्रकार से जेट स्ट्रीम का क्या है, एक विकास का क्रम चलता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ, ये जो आप देख रहे हो जेट स्ट्रीम तथा सूचकांक चक्र, जेट स्ट्रीम एंड इंडेक्स साइकिल। तो बताया था कि जैसे सीधी चल रही है और सीधी से जब वक्राकार हुई, इसके मध्य का जो समय है, अवधि है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स साइकिल। क्लियर। तो इस तरह से जेट स्ट्रीम विकसित होती है। और जहां तक जेट स्ट्रीम के प्रकार की बात है, तो बताया गया आपको कि जो पहली है ध्रुवों के पास विकसित होगी, पहली ध्रुवों के पास विकसित होगी, तो ये सामान्य जेट स्ट्रीम सीधी चलेगी। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो विकसित होगी वो वाताग्र जनन के लिए उत्तरदायी होगी। फिर कहाँ हम आ जाएंगे, उपोष्ण कटिबंध में। तो उपोष्ण कटिबंध में
इस तरह से चलती है। और उपोष्ण कटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम है यह अत्यधिक क्या मानी जाती है, शक्तिशाली और विचलन के लिए मानी जाती है। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है वो ध्रुवीय पवनों को क्या करती है, एनर्जी देती है, ध्रुवीय। इसके बाद जैसे हम ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो वाताग्र जनन के लिए उत्तरदायी है। और यूरोप के संपूर्ण, कहने का मतलब जो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र है, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 40 से 60 अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वहाँ की जलवायु को नियंत्रित करती है। और तीसरी ये उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मौसमी परिघटना को भी नियंत्रित करती है और भारत की संपूर्ण जलवायु को नियंत्रित करती है। शीत ऋतु में शीत ऋतु को नियंत्रित करती है। अगर जेट स्ट्रीम में प्रॉपर विचलन नहीं हुआ तो शीत ऋतु की तीव्रता में अंतर आ जाएगा। अगर ग्रीष्म ऋतु में प्रॉपर उसका विचलन नहीं हुआ तो मानसून पर 100% प्रभाव इसका पड़ता है, 100% प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में उपोष्ण कटिबंधीय और भारतीय मानसून के संदर्भ में अलग से आप पर अभी मैं बात करूंगा, अलग से वीडियो बनेगी और आपसे मैं बात करूंगा। वास्तव में क्या है कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में विचलन देखा जाता है। शीत ऋतु में यह 35 से 20 अक्षांश के मध्य होती है और यही जेट स्ट्रीम 35 से 20 अक्षांश के मध्य होती है। और यहाँ पर ये क्या करती है कि हिमालय से टकराने के बाद तापक्रम व्युत्क्रम करती है और वहाँ पर बर्फबारी भी करती है और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के लिए भी उत्तरदायी है। और साथ ही भूमध्य सागर से विशिष्ट प्रकार के चक्रवात का वहन करती है। वह वहन करते करते जैसे हमारे पश्चिमी मैदान में आते हैं तो पश्चिमा विक्षोभ बन जाता है जो कि शीत ऋतु में वर्षा अर्थात मावठ के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्लियर? तो ये शीत ऋतु की स्थिति है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, ये 35 से 45 अक्षांश तक शिफ्ट हो जाती है तो हिमालय से टकरा नहीं पाती है। जब टकराती नहीं है तो पूरे उत्तर भारत में मानसून गर्त का निर्माण होता है और तापमान बढ़ जाता है और वायु दाब की कमी आ जाती है तो मानसून आसानी से इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। किसी कारणवश यदि ये शिफ्ट नहीं होती तो मानसून को कमजोर कर देती है। कैसे कर देती है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं। इसके बाद जो पूर्वा जेट प्रवाह है जो तिब्बत के पठार से उत्पन्न होता है तो तिब्बत के पठार से उत्पन्न होने के बाद ये अरब सागर में बैठता है और भारतीय मानसून को शक्ति दे देता है, जिसके कारण कहा जाता है कि यह जो है तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार के परिसंचरण के कारण जो वायुमंडलीय परिसंचरण हुआ उसके कारण उत्पन्न पूर्वा जेट प्रवाह भारतीय मानसून की इंजन है। तो इन दोनों पर हम क्या करेंगे, अलग से आपसे चर्चा करेंगे विधिवत। कहने का तात्पर्य कि यह जेट स्ट्रीम भारतीय जलवायु को पूर्णतः नियंत्रित कर रही है। इसके बाद अस्थायी जेट स्ट्रीम है तो अस्थायी जेट स्ट्रीम का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता, कभी कभी सोमालिया के तट पर देखते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम हो गया, जेट स्ट्रीम की हिस्ट्री हो गई, कैसे विकसित होती है। निश्चय ही आप इसको देखेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आ जाएगा। क्लियर? जो मानसून के संदर्भ में या जेट स्ट्रीम और भारतीय जलवायु के संदर्भ में है तो दूसरे वीडियो में हम इस पर क्या करेंगे, विशद चर्चा करेंगे।